हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी में देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र और एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आज हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सर्जित तंत्र है किडनी ब्रिक, जिसको किडनी या ब्रिक कहते हैं, उसको आज देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र और उसमें है उत्सर्जन तंत्र और उसमें है क्या, किडनी या ब्रिक है। तो किडनी उसी को कहते हैं, उसी को ब्रिक कहते हैं। तो यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। किडनी जो है वैसे हमारे शरीर का सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन किडनी के बारे में है कि यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो रक्त को फिल्ट्रेशन क्या करता है, रक्त को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। मतलब किडनी जो है रक्त को छानने का काम करता है, किडनी रक्त को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है एवं जिसके द्वारा रक्त में पाए जाने वाले अवशिष्ट पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। रक्त में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वह किसके द्वारा अलग किया जाता है, वही किडनी के द्वारा ही अलग कर लिया जाता है, जिसके द्वारा रक्त में पाए जाने वाले अवशिष्ट पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। हमारे शरीर में सेम के बीज की आकृति का एक जोड़ा किडनी पाया जाता है। हमारे शरीर में जो किडनी पाया जाता है सेम के या राजमा की तरह या सेम के बीज की तरह दो किडनी पाया जाता है, दाहिना और बायां। तो यही है कि हमारे शरीर में सेम के बीज की आकृति का एक जोड़ा मतलब दो किडनी पाया जाता है। प्रत्येक किडनी 4 से 5 इंच लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है और 1.5 इंच मोटा होता है। किडनी कितना लंबा होता है, तो 4 से 5 इंच लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है और 1.5 इंच मोटा होता है। और इसका वजन कितना होता है, इसका औसत वजन 140 ग्राम होता है। किडनी का औसत वजन 140 ग्राम होता है। दोनों किडनी एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है। दोनों किडनी है, किडनी के ऊपर एक झिल्ली लगा रहता है, वो झिल्ली से घिरी हुई रहती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। किडनी जिस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। तो किडनी जिस झिल्ली से घिरा रहता है उस झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। किडनी को 2 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक किडनी को 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। और कॉर्टेक्स का आधार तल क्या होता है, उत्तल होता है, यानी उत्तल को कॉन्वेक्स कहेंगे। किडनी का आधार तल कैसा होता है, उत्तल होता है, यानी कॉन्वेक्स, उत्तल। और जबकि क्या है, कॉर्टेक्स जो है, किडनी का 2 भाग जो होता है उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो उसमें जो कॉर्टेक्स जो होता है, बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स, किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स का आधार तल कैसा होता है, उत्तल होता है। और आंतरिक भाग जो है मेडुला होता है, उसका आधार तल कैसा होता है, अवतल होता है, यानी कॉनकेव होता है। कॉनकेव, उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं, अवतल को कॉनकेव कहते हैं। तो बाहरी भाग जो होता है वह किडनी का जो बाहरी आधार तल जो होता है वो उत्तल होता है, यानी क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। जबकि आंतरिक जो मेडुला होता है उसका आधार तल जो होता है अवतल यानी कॉनकेव होता है। मेडुला के आंतरिक परत में, मेडुला जो होता है, मेडुला कौन था, किडनी का आंतरिक भाग, किडनी का आंतरिक भाग मेडुला और किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है। तो मेडुला मतलब किडनी का आंतरिक भाग जो मेडुला होता है, उसका मेडुला के आंतरिक भाग में परत में एक शंकु आकार का संरचना पाई जाती है। मेडुला के आंतरिक परत में शंकु आकार का एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, पिरामिड कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पिरामिड। पिरामिड कहाँ होता है, तो जो किडनी का आंतरिक भाग मेडुला होता है उस मेडुला के आंतरिक भाग में, किडनी का आंतरिक भाग मेडुला हो गया और उस मेडुला के आंतरिक भाग में एक शंकु के आकार की संरचना पाई जाती है, उसे ही पिरामिड कहा जाता है।
इसी पिरामिड में थैलीनुमा संरचना पाया जाता है। कैसा संरचना? इस पिरामिड में थैलीनुमा संरचना पाया जाता है जिसे पेल्विस कहा जाता है। अब उस पिरामिड में एक थैलीनुमा संरचना पाया जाता है जिसे पेल्विस कहा जाता है। प्रत्येक किडनी में 1.5 लाख से भी अधिक नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या होता है? तो किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जिसे सेल कोशिका किसे कहते हैं? तो शरीर की कार्यात्मक तथा रचनात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। उसी तरह से नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन मतलब किडनी के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो क्या है? प्रत्येक किडनी में 1.5 लाख से भी अधिक नेफ्रॉन पाया जाता है जिसे शरीर का उत्सर्जन इकाई कहा जाता है। शरीर का उत्सर्जन इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। जो किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन, और उसको ही शरीर का उत्सर्जन इकाई कहा जाता है। पर किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहलाता है। यही जो देखे थे कि किडनी के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में, अब नेफ्रॉन के बारे में है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में प्लेट की तरह यानी तस्तरी नुमा या प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये प्रत्येक नेफ्रॉन में प्लेट नुमा या तस्तरी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। जिसे बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट किसे कहते हैं? तो प्रत्येक नेफ्रॉन में प्लेटनुमा या तस्तरीनुमा संरचना पाई जाती है। उसी तस्तरीनुमा संरचना या प्लेटनुमा संरचना को बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, जो किडनी के पेल्विस से जुड़ा हुआ रहता है। पेल्विस किसको कह रहे थे? क्या कहता है? इस जो पिरामिड होता है, पिरामिड में थैलीनुमा संरचना जो पाया जा रहा था उसी को पेल्विस कहा जाता है। उसी पेल्विस से जुड़ा हुआ कौन रहता है? तो बोमेन संपुट पेल्विस से जुड़ा हुआ रहता है। किडनी का जो पेल्विस है, पेल्विस में एक चौड़ी नली आकृति का छल्ला या लूप पाई जाती है। एक जो इस पेल्विस जो होता है, पेल्विस में एक चौड़ी नली की आकृति का एक छाला पाया जाता है जिसे हेनरी लूप कहा जाता है। अब हेनरी लूप किसे कहा जाता है? तो किडनी के पेल्विस में हेनरी लूप किसे कहा जाता है? तो किडनी के पेल्विस में एक चौड़ी नली आकृति का छाला या लूप पाया जाता है जिसे हेनरी लूप कहा जाता है। किडनी में रक्त की आपूर्ति रीनियल धमनी के द्वारा किया जाता है। किडनी में रक्त की जो आपूर्ति, किडनी में जो ब्लड जाता है, किसके द्वारा होता है? वहाँ किडनी में आपूर्ति किया जाता है, रक्त की आपूर्ति। तो रीनियल धमनी के द्वारा किडनी में रक्त की आपूर्ति की जाती है। क्या कहता है? किडनी में रक्त का शुद्धिकरण यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रक्त का जो शुद्धिकरण को इंग्लिश में अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण यानी रक्त का अल्ट्राफिल्ट्रेशन दो विधि से संपन्न होता है। पहला है परानिस्यंदन विधि और दूसरा है पूर्ण अवशोषण विधि। परानिस्यंदन विधि, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण दो विधि से होता है। कौन कौन विधि है? तो पहला है परानिस्यंदन विधि, जिसे इंग्लिश में अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है, और दूसरा है पूर्ण अवशोषण विधि, जिसे इंग्लिश में रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहा जाता है। तो दो विधि कौन कौन है? परानिस्यंदन विधि अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस या पूर्ण अवशोषण विधि रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और इसको हम दोनों को बारी बारी से देखेंगे। परानिस्यंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, फिर पूर्ण अवशोषण विधि यानी रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है। तो पहले देख रहे हैं परानिस्यंदन विधि यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो इस विधि के द्वारा रक्त में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, ग्लूकोज और पानी को छाना जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा क्या किया जाता है? तो रक्त में क्या पाया जाता है? विभिन्न प्रकार खनिज लवण पाया जा रहा है, ग्लूकोज पाया जा रहा है, पानी पाया जा रहा है। तो इसको
खनिज लवण को, ग्लूकोज को, पानी को छान लिया जाता है। किंतु इस विधि में प्रोटीन को अलग नहीं किया जाता है, लेकिन अल्ट्राफिल्ट्रेशन विधि में प्रोटीन नहीं छनाता है, प्रोटीन को अलग नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस में, तो इस विधि के द्वारा रक्त में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार का खनिज लवण, ग्लूकोज, पानी को छान लिया जाता है। किंतु इस विधि में प्रोटीन को नहीं अलग किया जाता है, प्रोटीन इस विधि से नहीं छना पाता है। यह विधि किडनी के ग्लोमेरुलस, कहाँ, यह जो कौन विधि अल्ट्राफिल्ट्रेशन विधि है वह किडनी के ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है, किडनी के ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस में कहाँ संपन्न होता है, तो किडनी के ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या क्या छाना जाता है रक्त से, तो रक्त से खनिज लवण छान लिया जाता है, ग्लूकोज छान लिया जाता है, पानी को छान लिया जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन से प्रोटीन को नहीं छाना पाता है, उसमें प्रोटीन नहीं छान पाता है। और यह विधि अल्ट्राफिल्ट्रेशन विधि संपन्न होता है कहाँ, किडनी के ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। इसमें प्रत्येक मिनट 100 ml मतलब 100 ml रक्त का प्रवाह होता है, प्रत्येक मिनट में 100 ml रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन उसमें मात्र 1000 ml रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन 100 ml रक्त ही छन पाता है। एक मिनट में 1000 ml रक्त का प्रवाह होता है, उसमें से मात्र इस विधि में 100 ml रक्त ही छन पाता है। 1000 ml में से मात्र 100 ml रक्त ही छन पाता है, मतलब 10% रक्त ही छन पाता है, बाकी बिना छनले चलते रहता है, पास होते रहता है। तो यही है, यह क्या है, प्रत्येक मिनट 1000 ml रक्त का प्रवाह होता है, जिसमें मात्र 100 ml रक्त ही छन पाता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस में रक्त दाब में वृद्धि हो जाता है। इसी कारण से ग्लोमेरुलस में क्या होता है, रक्त दाब में वृद्धि हो जाता है। किस कारण से, रक्त का प्रवाह तो हो जा रहा है 1000 ml प्रति मिनट हो रहा है, लेकिन वहाँ छन रहा है मात्र कितना 100 ml ही छन रहा है, तो रक्त का दाब बढ़ ही जाएगा ग्लोमेरुलस में। तो वही कहा जाता है प्रत्येक मिनट 1000 ml रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन जिसमें मात्र 100 ml रक्त ही छन पाता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस में रक्त के दाब में वृद्धि हो जाता है, होगा ही। इसके बाद दूसरा विधि है रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ नहीं लिखा हुआ है, प्रोसेस यहाँ भी प्रोसेस लिख के छोड़ दिए थे। तो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि से किडनी के नेफ्रॉन में, यह विधि जो है किडनी के नेफ्रॉन में संपन्न होता है। वह विधि जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन विधि कहाँ संपन्न हो रहा था, तो ग्लोमेरुलस में संपन्न हो रहा था। अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा था, तो किडनी के ग्लोमेरुलस में संपन्न हो रहा था, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है यह किडनी के नेफ्रॉन में संपन्न होता है। नेफ्रॉन किसको कहते हैं, तो किडनी के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को जो नेफ्रॉन कहते हैं, तो वही नेफ्रॉन में संपन्न होता है। रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस नेफ्रॉन में संपन्न होता है, लेकिन अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस जो कहाँ हो रहा था, ग्लोमेरुलस में संपन्न हो रहा था। अब इसमें क्या होता है, किडनी के नेफ्रॉन में संपन्न होता है। इस विधि में प्रसरणीय दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर के द्वारा, प्रसरणीय दाब के द्वारा रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन को भी छान लिया जाता है। वहाँ अल्ट्राफिल्ट्रेशन में प्रोटीन नहीं छान पा रहा था, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में प्रोटीन को छान लिया जाता है। विभिन्न हार्मोन के साथ साथ ग्लूकोज को भी छाना जाता है, अतिरिक्त जल जो रहता है उसको भी छान लिया जाता है, खनिज लवण एवं विटामिन को अवशोषित कर लिया जाता है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में प्रोटीन यानी रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, यह प्रोटीन विभिन्न हार्मोन के साथ साथ ग्लूकोज, अतिरिक्त जल, खनिज लवण एवं विटामिन को अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष अब बच जाता है, शेष अवशिष्ट पदार्थ को यूरिन के रूप में मूत्राशय यानी यूरेथ्रा में जमा कर लिया जाता है। इतना सब छान लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। कौन इसमें रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, तो प्रोटीन को अवशोषित कर लिया जाता है, विभिन्न हार्मोन के साथ साथ ग्लूकोज को भी अवशोषित कर लिया जाता है, अतिरिक्त जल को भी अवशोषित कर लिया जाता है,
खनिज लवण को भी अवशोषित कर लिया जाता है एवं विटामिन को भी अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद जो बचता है वो अवशिष्ट पदार्थ है। तो उस अवशिष्ट पदार्थ को यूरिन के रूप में यानी पेशाब के रूप में कहा मूत्राशय में यानी यूरेथ्रा में जमा कर लिया जाता है और समय समय पर उसको बाहर निकाल दिया जाता है, पेशाब के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही है कि शेष अवशिष्ट पदार्थ को यूरिन के रूप में मूत्राशय यानी यूरेथ्रा में जमा कर लिया जाता है, जिसे हम लोग समय समय पर बाहर निकाल देते हैं। अब क्या है मूत्र? क्या है मूत्र त्याग? जो है मूत्र त्याग एक अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। मूत्र त्याग अनैच्छिक क्रिया है, हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। हम अगर चाहे जब चाहे रोक ले या जब चाहे मूत्र त्याग कर दे, नहीं, संभव नहीं है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है और जिसका नियंत्रण होता मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा किया जाता है। और इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मूत्र का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र के द्वारा शरीर से निकलने वाला एकमात्र विटामिन सी है। मूत्र में कौन सा विटामिन निकलता है? तो विटामिन सी निकलता है। तो यह मूत्र के द्वारा शरीर से निकलने वाला एकमात्र विटामिन सी है। जब यूरिन में जल एवं सोडियम, जब यूरिन यानी पेशाब में जल एवं सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन में जल एवं सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस रोग को एक तरह का रोग हो जाता है। जब शरीर मतलब यूरिन में पेशाब में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाता है, तो उस तरह के एक तरह का रोग उत्पन्न हो जाता है और उस रोग को क्या कहते हैं? एडिशन रोग कहा जाता है। एडिशन रोग में क्या होता है? तो यूरिन में यानी पेशाब में जल तथा सोडियम की मात्रा में वृद्धि हो जाता है और इस तरह उसे एडिशन रोग हो जाता है। इसके बाद है कैडमियम की अधिकता वाले जल या पानी, मतलब कैडमियम जिस पानी में कैडमियम रहता है, ज्यादा रहता है, और उस पानी को हम लोग पीते हैं तो हमारे किडनी में एक तरह का रोग उत्पन्न हो जाता है। उस रोग को क्या कहते हैं? इटाई कहते हैं। इटाई रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता वाले जल को पीने से हमारे किडनी में एक तरह का रोग हो जाता है। उस रोग को क्या कहते हैं? इटाई रोग कहते हैं। तो इटाई रोग किसके कारण होता है? तो जल में कैडमियम की मात्रा अधिक होने से या कैडमियम के कारण। इटाई रोग किससे संबंधित है? तो यह किडनी से संबंधित रोग है। और किसके कारण होता है? तो कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग होता है। अब है इसके बाद, इससे पहले क्या था कि जब यूरिन में यानी पेशाब में जल एवं सोडियम की मात्रा बढ़ जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो उसमें क्या होता है? उसमें एडिशन नामक रोग हो जाता है। एडिशन नामक रोग किसके बढ़ने से होता है? तो पेशाब में सोडियम तथा जल की अधिकता मात्रा बढ़ जाने से एडिशन नामक रोग हो जाता है। और कैडमियम का अधिकता होने से इटाई नामक रोग हो जाता है। दोनों रोग कहाँ होता है? किडनी में होता है। इसके बाद है वेसोप्रिन हार्मोन के द्वारा यूरिन की मात्रा निर्धारित की जाती है। यूरिन की मात्रा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वेसोप्रिन हार्मोन के द्वारा यूरिन की मात्रा निर्धारित की जाती है। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि यूरिन की मात्रा किस हार्मोन के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वेसोप्रिन हार्मोन के द्वारा यूरिन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। यदि इस हार्मोन यानी वेसोप्रिन हार्मोन की कमी हो जाए तो यूरिन की मात्रा अधिक हो जाती है। यदि वेसोप्रिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? इसका उल्टा काम होता है। यदि इस हार्मोन की कमी यानी वेसोप्रिन हार्मोन की कमी हो जाए तो यूरिन की मात्रा अधिक हो जाती है। यदि वेसोप्रिन हार्मोन अगर कम जाएगा तो यूरिन की मात्रा यानी पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगा। किंतु इस हार्मोन यानी वेसोप्रिन हार्मोन अधिक हो जाए तो यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी। इसका उल्टा हो जाता है। यानी वेसोप्रिन हार्मोन अगर बढ़ जाएगा तो यूरिन की मात्रा कम जाएगा, यानी पेशाब की मात्रा कम जाएगा।
और भेसोप्रिन हार्मोन अगर कम जाएगा तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, नहीं उल्टा होता है इसका। भेसोप्रिन बढ़ा तो पेशाब कम गया और भेसोप्रिन कमा तो पेशाब बढ़ गया, ऐसा होता है। इसके बाद है भेसोप्रिन हार्मोन की कमी से, भेसोप्रिन हार्मोन की कमी से किडनी नलिका के द्वारा पानी का अवशोषण कम हो पाता है, कम हो पाता है। यानी भेसोप्रिन हार्मोन की कमी से किडनी नलिका के द्वारा पानी का अवशोषण कम होता है। पानी जब अवशोषण कम होगा मतलब हमारे शरीर में पानी का अवशोषण कम होगा तो मतलब क्या, पेशाब ज्यादा होगा, जिसके कारण यूरिन की मात्रा अधिक हो जाती है। जब पानी का अवशोषण कम होगा तो यूरिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ड्यूरेसिस रोग हो जाता है। तो इस तरह का रोग, इस तरह का भी एक रोग हो जाता है जिसे ड्यूरेसिस रोग कहा जाता है। ड्यूरेसिस रोग क्या होता है, यह भी ड्यूरेसिस रोग भी किडनी से संबंधित रोग है। उसमें होता क्या है, ड्यूरेसिस रोग में क्या होता है, तो इसमें यूरिन की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी जल की मात्रा क्या होगा, अवशोषण कम करता है। अवशोषण जल शरीर में कम होगा तो क्या होगा, यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगा और इस तरह का जो रोग होगा उसे ड्यूरेसिस रोग कहा जाता है। किडनी खराब हो जाने पर रोगी को डायलिसिस मशीन पर रखा जाता है। किडनी खराब हो जाने पर रोगी कहाँ रखा, डायलिसिस मशीन पर रखा जाता है। यानी किडनी के रोगी को किस विधि से किस मशीन पर रखा जाता है, तो डायलिसिस मशीन पर रखा जाता है। डायलिसिस मशीन का कॉइल जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। डायलिसिस मशीन का जो कॉइल होता है उसमें कॉइल लगा होता है, वह कॉइल सेल्यूलोज का बना होता है। किडनी का पथरी जो होता है सामान्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किडनी में जो पथरी होता है जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं, जिसे किडनी स्टोन कहते हैं, किडनी में पथरी हो जाता है तो पथरी होता है, पथरी किस चीज का बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। अब है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ अन्य रोग है, और रोग है। कौन कौन रोग होता है, एक नेफ्राइटिस होता है, एक यूरीमिया होता है, एक किडनी स्टोन होता है, एक हीमोडायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस, एक सिस्टाइटिस होता है। तो उधर तो देखे ही थे किडनी से संबंधित रोग, एडिशन रोग था, इटाई रोग था, इसके बाद क्या था, ड्यूरेसिस रोग था, और इसके अलावे किडनी से संबंधित अन्य रोग है जिसमें नेफ्राइटिस है, यूरीमिया है, किडनी स्टोन है, हीमोडायलिसिस है और सिस्टाइटिस है। तो इस तरह से किडनी से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य था इसको वह इसमें दिया हुआ है। फिर उत्सर्जन तंत्र का अंतिम वीडियो था, और इससे अगले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में और उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जितना भी मुख्य बातें थी उसको देख चुके हैं। अब बायोलॉजी में अगला चैप्टर फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।